नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिवादन है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी लोक नाट्य की परंपरा और राष्ट्रीय एकता। हम जानते हैं कि राष्ट्र शब्द वस्तुतः राज धातु से बना है। राज धातु में औषधिक और इन प्रत्यय, इन औणादिक इन प्रत्यय जुड़ने से राष्ट्र शब्द बनता है। शाब्दिक दृष्टि से राजते दीप्यते प्रकाशते और शोभते इति राष्ट्रम, अर्थात जो स्वयं दैदीप्यमान होने वाला है उसी को राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। संस्कृत के बृहत कोश वाचस्पत्यम में राष्ट्र को जनपद का पर्याय भी माना गया है। एक अन्य मत के अनुसार राजते तत् राष्ट्रम व्युत्पत्ति से यह संकेत मिलता है कि वह भूभाग या भूखंड, वह जन समुदाय जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, किसी के द्वारा पद दलित न हो, वही राष्ट्र कहलाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जहां एक तरफ राष्ट्र की व्याख्या करती है कि एक पूर्वज की संतान जिसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराएं एक हों, जो एक विशेष भूभाग में निवास करती हो तथा सुशासन द्वारा संचालित होती हो, राष्ट्र के अंतर्गत आती है। जबकि दूसरी तरफ वासुदेव शरण अग्रवाल ने यह घोषित किया कि भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इस तरह राष्ट्र के शब्द एवं स्वरूप पर अनेक प्रकार के मत हमें मिलते हैं। अंग्रेजी में राष्ट्र के लिए नेशन शब्द का प्रयोग मिलता है और राष्ट्रीयता के लिए नेशनैलिटी शब्द प्रयुक्त होता है। नेशन और नेशनैलिटी का संबंध लैटिन शब्द नेशियो से है। इसका शाब्दिक अर्थ है जन्म या वंश। इस तरह व्युत्पत्ति की दृष्टि से राष्ट्रीयता और राष्ट्र एक ही तत्व हैं और जाति की ओर संकेत करते हैं। यही कारण है कि विद्वान राष्ट्र और राष्ट्रीयता शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में करते हैं। एक सम्मिलित राजनीतिक ध्येय में बंधे हुए किसी विशिष्ट भौगोलिक इकाई के जनसमुदाय के पारस्परिक सहयोग और उन्नति की अभिलाषा से प्रेरित उस भूभाग के लिए प्रेम और गर्व की भावना को विद्वज्जन राष्ट्रीयता कहते या मानते आए हैं। यह एक विशिष्ट भाव है जिसका संबंध मन से, अपनी पहचान से माना जाता है। राष्ट्रीयता का मूल तत्व या विचार ही राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता में अनेक तत्व समाहित रहते हैं। यह भाव अनेक तत्वों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होता है, जिसमें भौगोलिक खंड, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, अर्थ और राजनीति, इन सब से यह संबद्ध होता है। राष्ट्रीय एकता का संबंध इन सभी तत्वों से माना गया है तथा इन्हीं तत्वों की एकता राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय एकता को अभिव्यक्त करती है। जहाँ तक प्रश्न रंगमंच का है, लोक और लोक परंपरा अथवा रंगमंच की संज्ञा उन नाट्य रूपों को दी जाती है जो जन समुदाय के आनंद उल्लास की सामूहिक अभिव्यक्ति करते हैं। समाज में प्रचलित रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों और लोक कथाओं से वो जुड़े रहते हैं। रंगमंच शब्द का प्रयोग नया है, जिसे हिंदी में बंगला भाषा से लिया गया है। रंग शब्द का अर्थ अभिनय का मंच ही है। मराठी में, गुजराती में इस शब्द का प्रयोग रंगभूमि के लिए भी किया जाता है। मध्यकालीन साहित्य में भी रंगभूमि ही प्रयोग बार बार मिलता है।
हिंदी शब्द सागर में रंगभूमि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उत्सव मनाने का स्थल या स्थान, क्रीड़ा स्थल, नाट्य खेलने का स्थान, नाट्यशाला, रंगस्थल, अखाड़ा, रंगभूमि, इन शब्दों का प्रयोग बार बार किया गया है। अगर हम भारत में इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द पर दृष्टि डालें तो प्रेक्षागृह का प्रयोग हमें बार बार मिलता है, जहाँ प्रेक्षक बैठते हैं और अभिनय का आनंद लेते हैं। रंगमंच, रंगशीर्ष, रंगपीठ, इन सब का प्रयोग मंच के अर्थ में ही किया गया है। नाट्यशास्त्र के अध्याय 12 में आचार्य भरत मुनि ने इसकी व्याख्या भी की है। रंग मंडप और रंग का प्रयोग एक ही अर्थ का द्योतक है। आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र ने भी रंग का प्रयोग नाट्य मंडप के अर्थ में ही किया है। नाट्य दर्पण ग्रंथ में वो इसका उल्लेख भी करते हैं। इस तरह रंग कहने मात्र से ही पूरे रंगमंच अथवा रंगशाला अथवा रंगभूमि का बोध होता है। हिंदी में रंगमंच अपने सीमित अर्थ में केवल मंच है, जहाँ अभिनय होता है, जहाँ तनिक भी विस्तृत अर्थ में अगर उसका स्वरूप देखें तो रंगशाला के पर्याय रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। मंच का कार्य अधूरा रह जाता है यदि रंग शब्द को उसमें न लगाएं। प्रदर्शन भवन के रूप में रंगमंच के दो भाग होते हैं। एक वह स्थान जहां रंग कार्य अथवा अभिनय किया जाता है और दूसरा वह जहां बैठकर प्रेक्षक उस प्रदर्शन का आनंद लेते हैं, सामाजिक उससे लाभान्वित होते हैं। अभिनेता, नाटककार, परिचालक, कथानक, चरित्र, चरित्र चित्रण, वेशभूषा, संगीत, मंच विधान और दर्शक आदि सभी रंगमंच के इसी तरह के अंग हैं जो क्रम में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस तरह सबका अपनी अपनी जगह अपने अपना स्थान महत्वपूर्ण होता है जो सफल रंगमंच का निर्माण करता है। सबसे पहले नाटक का कथानक और विषय वस्तु आती है। रंगमंच का अगर हम स्वरूप देखें तो 3 प्रकार की कथा वस्तु रंगमंच के लिए होती है। पहली पौराणिक कथा वस्तु जिसमें पुरानी कथाएं होती हैं। दूसरे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप यथार्थ जीवन को प्रदर्शित करने वाली कथाएं होती हैं। और तीसरे स्थान पर प्रेम और शौर्य के आख्यान होते हैं। इसके बाद अभिनेता आता है। वह आंगिक, कायिक और वाचिक इन चेष्टाओं से, इन भावों से अपनी मंतव्य को रूपायित करता है, अभिनय करता है। वह रंगमंच का सबसे पुराना और दर्शक के सबसे निकट उपस्थित रहने वाला कलाकार होता है। मंच पर अभिनेता ही शब्द को वास्तविक शक्ति प्रदान करता है। भरत ने सात्विक, आंगिक, वाचिक और आहार्य 4 प्रकार के अभिनव की चर्चा की है। संवाद और भाषा शैली भी रंगमंच के प्रमुख अंग हैं। संवाद पद्य और गद्य दोनों में होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि लोकगीतों की धुनों पर हम इसके लिए तैयार किए गए संवादों को देख पाते हैं। नाटकों में संवादों की शुद्धता और सही दोहराने पर बहुत जोर नहीं दिया जाता, आवृत्ति से बचा जाता है। भाषा सहज होती है, सरल होती है। काव्यात्मकता का सहज गुण शामिल रहता है जो संगीत के साथ मिलकर उसे और अधिक प्रभावी बना देता है। नाटक का या रंगमंच का यदि हम जिक्र करें, चर्चा करें तो वेशभूषा, साज सज्जा और इनकी तरफ विशेष ध्यान आकृष्ट किया जाता है। वेशभूषा में पात्रों की पोशाक होती है, उनके अलंकार या अलंकरण होते हैं जो उनकी आंगिक चेष्टाओं को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। वस्त्र, परिधान, आभूषण धारण करना, श्रृंगार आदि के प्रसाधनों का उपयोग करना,
देश विन्यास के आवश्यक अंग बन जाते हैं, जो व्यक्ति और समाज की रुचि, मन, क्रिया और सौंदर्य बोध आदि की युगगत विशेषताओं को भी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। अतः सांस्कृतिक अनुशीलन के दृष्टिकोण में इसका अत्यधिक महत्व होता है। आधुनिक नाटकों के मंचीय उपस्थापन में आधुनिक सुविधा और साधन, इनके प्रयोग के साथ ही प्रकाश की व्यवस्था, ध्वनि की व्यवस्था, यह भी विशेष रूप से संकेतों के माध्यम से मंतव्य को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। इनकी अपरिहार्यता सिद्ध होती है। रंगशालाओं में बिजली के प्रयोग के साथ ही प्रकाश विधान भी रंग व्यवस्था और नाट्य प्रभाव का विशिष्ट तथा आवश्यक अंग बन जाता है। इस तरह नाटक के मंच में प्रत्यक्ष कलाकारों के साथ साथ संगीतकार, ध्वनि पैदा करने वाले ध्वनिकार, प्रकाश की व्यवस्था करने वाले और मंच की सजावट तथा संपूर्ण नाटक को मंच पर मंचन के योग्य बनाने वाले, ये पूरा एक समूह होता है और वो उसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए निर्देशक आदि के सामूहिक निर्देशन में इस प्रकार के कार्य को चरितार्थ करते हैं, सार्थक करते हैं। इन सब के सामूहिक और सार्थक प्रयासों के बल पर ही कोई नाटक दर्शकों के मन में अपनी जगह बनाता है, उतर जाता है, प्रभाव छोड़ता है। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि रंगमंच की, नाटक की सैद्धांतिकी की विवेचना हमारे यहाँ भारतीय काव्यशास्त्र में कोशकारों ने, चिंतकों ने, नाट्यकर्मियों ने अपने अपने ढंग से की है। हिंदी में जो आधुनिक रंगमंच है, निश्चित रूप से वो अद्यतन है, अधुनातन है। उसमें तमाम तरह के उपकरणों की सहायता ली गई है। विद्युतीय संकेतों से, प्रभावों से अभिव्यक्ति को अत्यधिक सार्थक बनाने का प्रयत्न भी किया गया है। हिंदी रंगमंच का प्रारंभ यूँ तो सन 1533 में नेपाल के माटे गांव में अभिनीत विद्या विलाप नाम के नाटक से होता है, किंतु राजमहलों में जनसाधारण के बीच लगभग 300-400 वर्षों तक खेले जाने के बाद भी हिंदी के रंगमंच की यह परंपरा नेपाल तक ही सीमित रहती है। हिंदी रंगमंच का नवोत्थान सन 1853 में मराठी नाटककार विष्णुदास भावे की सांगली कर्नाटक मंडली ने 27 नवंबर 1853 ईस्वी को अपने प्रथम नाटक गोपी चंदास्थान नामक नाटक से किया था। हम देख सकते हैं कि थिएटर मुंबई के उपस्थान से प्रारंभ होता है। अंग्रेजी नाट्य क्लबों के प्रभाव से मुंबई में वह कुछ नाट्य क्लबों की स्थापना के साथ जुड़ जाता है, जिसके आधार पर व्यावसायिक नाटक मंडलियां हमारे सामने आती हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी भाषा में जो नाटक सबसे पहले खेला गया वह शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक था। यह नाटक ऐश्वर्य नारायण सिंह के प्रयत्नों से बनारस थिएटर बनारस में 3 अप्रैल 1868 को खेला गया था। इस तरह हिंदी रंगमंच की 2 धाराओं का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है। एक व्यावसायिक कलाकारों का रंगमंच जिसे महत्वपूर्ण माना गया, और दूसरा शौकिया रंगकर्मियों का रंगमंच जिन्हें क्रमशः व्यावसायिक रंगमंच या शौकिया या अव्यावसायिक रंगमंच भी कहा गया। हिंदी रंगमंच का इतिहास इसी बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। हिंदी में बहुत से मंच हमें मिलते हैं। व्यावसायिक पारसी रंगमंच उनमें से एक है। पारसी थिएटर या रंगमंच को आरंभिक काल में ठेठर, जो कि थिएटर का एक तरह से अपभ्रंश रूप है, ठेठर के नाम से पुकारा जाता था। पारसी थिएटर के अधिकांश मालिक पारसी होने से इसे पारसी थिएटर की संज्ञा भारतीय लोगों ने दे दी थी। पारसी थिएटर का आरंभ सन 1874 में आराम के गोपीचंद नाटक से माना जाता है। यहीं से
विकसित होकर यह 1940 तक और अपनी कलात्मकता को आगे बढ़ाने वाला बनता है। सन 1874 से सन 1969 तक यह रंगमंच पूरी तरह भारतीय नाट्य मंच पर छाया रहा। इसने तरह तरह की अभिव्यक्तियां की, तरह तरह के मंचन और प्रदर्शन किए। सन 1969 में पारसी रंगमंच की अंतिम नाट्य संस्था मूल नाइट थिएटर, यह कलकत्ता के बंद होने से अपने अंत तक आती चली गई। वैसे आज भी महाराष्ट्र में, गुजरात और मारवाड़ी पारसी रंगमंच में अगर हम देखें तो मुंबई और अन्य शहरों में यह परंपरा जीवित दिखाई देती है। पारसी रंगमंच को भारत का तीसरा रंगमंच कहा गया। इसकी स्थापना संभवतः प्लासी के युद्ध के पश्चात ही मानी जाती है। पारसी रंगमंच के शुरुआत में अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित नाटकों का मंचन प्रचुर मात्रा में हुआ है। वर्ष 1917 तक जब कलकत्ता में पारसी नाटककार J.F. मेडन थिएटर के नाम से खुला, तब तक पारसी मालिक भी लोगों की तात्कालिक आवश्यकता को समझ चुके थे। अंग्रेजी युग में पनपते हुए भारतीय समाज में तब आर्य समाज और स्वतंत्रता सेनानियों ने लोगों की आंखें, दर्शकों की आंखें खोल दी थी। व्यावसायिक पारसी लोगों ने यह भी समझ लिया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख या पारसी लोग भारतीय संस्कृति के महान चरित्रों और उनकी शौर्य गाथा, प्रेम और बलिदान की ही कथाओं को देखना चाहते हैं। यह दर्शकों की मानसिकता का, उनकी अपेक्षा का द्योतक भी है कि वो हिंदू, मुस्लिम हो या सिख और पारसी हों, ऐसे सभी भारतीयों की संस्कृति के महान चरित्रों को किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय में यदि कोई राष्ट्र के लिए बलिदान देता है, यदि कोई सांस्कृतिक मूल्यों का आख्याता बनता है, यदि कोई अनुकरणीय चरित्र हमारे समाज, हमारे राष्ट्र में उपलब्ध होता है, तो उनकी शौर्य गाथा, उनका प्रेम, उनके बलिदान की परंपरा, इनको वो इस प्रकार की कथाओं में देखना भी चाहते हैं। यही बात है कि नाटककार ने समझा और आगा हश्र ने मुरली, भागीरथ गंगा, श्रवण कुमार, सीता बनवास, धर्मी बालक, प्रेमी बालक, ऐसे बहुत सारे नाटक लिखे जो मेड इन थिएटर कलकत्ता का इतिहास बन गए। इन नाटकों के शीर्षक से भी हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आगा हश्र ने जिस तरह के नाटक, जिस तरह की कथा वस्तु, नाट्य वस्तु, उसकी संरचना तैयार की और उनके शीर्षक भी उसी तरह निर्धारित किए। मुरली द्योतक है कृष्ण से संबद्धता का, भागीरथ गंगा भागीरथ के प्रयत्नों का उल्लेख करने वाला और श्रवण के त्याग को, श्रवण की साधना और भक्ति को, पितृ और मातृभक्ति को वो कैसे दिखाता है। सीता बनवास इसी तरह हम देख सकते हैं। पारसी रंगमंच ने तड़क भड़क और अति रंजनापूर्ण विशिष्ट शैली को अपनाया। बहुत बड़ा चढ़ाकर कथ्य को, कथानक को, पात्रों को, उनकी आंगिक चेष्टाओं को, मुखमुद्राओं को व्यक्त करने का प्रयत्न किया। दृश्य निर्देश के लिए प्रयुक्त होने वाले पदों पर भी भड़कीले चित्रों और चटक रंगों का प्रयोग खूब किया। पात्रों के अभिनय, उनकी वेशभूषा, उनकी रूप सज्जा, इनमें भी जगमगाहट, चमकीलापन यह दिखाई देने लगा। पारसी नाटक में संवादों को तोड़ मरोड़ कर और ऊंचे स्वर में बोलने की प्रथा दिखाई देती है। गीतों और गज़लों की भरमार होती है। आकाश में उड़ने, भूमि में लुप्त हो जाने या अंतर्ध्यान होने, प्रकट होने, ऐसे बहुत से दृश्य, ऐसे बहुत से सूत्र इस प्रकार के नाटकों में पिरोए जाते थे। यंत्रों का प्रयोग भी, विद्युतीय उपकरणों का प्रयोग भी, ध्वन्यात्मकता का प्रयोग भी, संगीत के वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी इनमें किया जाता था। इस तरह पारसी थिएटर में अधिकांश का जन्म बम्बई में और अंग्रेजी में रखने की परंपरा के कारण
बाद में इसे ऑफ बॉम्बे ऐसा कह दिया गया। यानी देश में भ्रमण के अतिरिक्त इन्होंने दूसरे देशों की भी यात्रा प्रचुर मात्रा में की है, खूब नाटक खेले हैं, अभिनय किया है। भारतेंदु का उदय जब हिंदी नाटक की दुनिया में होता है, आधुनिक काल के नवजागरण के प्रणेता के रूप में वो उपस्थित होते हैं। मौलिक नाटक लिखने का, नाटकों के मंचन का, अभिनय का, नाटकों के अनुवाद आदि का, इन सब का एक सुदीर्घ, एक गहन गंभीर इतिहास भारतेंदु से जुड़ा हुआ है। भारतेंदु का उदय जब होता है तो वो अव्यावसायिक रंगमंच का उदय माना जाता है। 1850 से 1900 तक का समय अव्यावसायिक रंगमंच का समय है। अव्यावसायिक रंगमंच का अभिप्राय उस रंगमंच से है जहां रंगकर्मी रंगमंच को सृजनात्मक अभिव्यक्ति का साधन बनाते हैं। केवल धन कमाने का नहीं, एक क्रिएटिविटी, एक सृजन धर्मिता उसमें शामिल रहती है। एक मौलिकता को जोड़ने का प्रयत्न उसमें दिखाई देता है। इनमें रंगमंच दर्शकों को लुभाने, रिझाने या मनोरंजन का साधन न होकर व्यक्ति और समाज के रिश्तों, उनके यथार्थ, उनके मूल्यों का निर्वहन करने वाला भी गंभीर रूप से बनकर उपस्थित होता है। हिंदी के अव्यावसायिक रंगमंच का प्रारंभ काशी के बनारस थिएटर, यानी जिसको पुराना नाचघर भी कहा जाता था, उसमें होता है। 3 अप्रैल 1868 को प्रदर्शित शीतला प्रसाद त्रिपाठी के नाटक जानकी मंगल से इसका शुभारंभ होता है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र लक्ष्मण की भूमिका में दिखाई देते हैं, उपस्थित होते हैं, अपनी अभिनय क्षमता का परिचय देते हैं। इसलिए इस मंच का स्पष्ट रूप से भारतेंदु युग से संबंध बनता है। भारतेंदु एक सफल, सार्थक अभिनेता भी रहे हैं। उन्हें रंगमंच की, रंगकर्म की बड़ी गहन गंभीर जानकारी उपलब्ध है। इसलिए भारतेंदु ने कविता वर्धिनी सभा 1870 में एक ऐसी रचना का उद्घाटन किया जहां बाल विधवा संताप काशीनाथ खत्री का, गो संकट अंबिका दत्त व्यास का, ऐसे बहुत से नाटक खेले गए और उनको सराहना मिली। दर्शक समूह ने उनकी प्रशंसा की। हम देख सकते हैं कि लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक मूल्य, इनको इन नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता रहा। बहुत से लोक नायक, लोक चरित्र वो इससे जुड़ते चले गए। तो हिंदी में लोक नाट्य की परंपरा और उसमें राष्ट्र चेतना, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता का स्वर, ये सब भी हमें व्यापक स्तर पर दिखाई देता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।